नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की सुर्खियों के साथ। मैं अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार। मनीष जी, इस समय फिर चर्चा गर्म हो गई है। संसद में 33% महिला आरक्षण को लेकर मोदी सरकार इस पर लोकसभा में बिल तो पास ही करवा चुकी है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की वजह के नाम से। यह है कि उसके लिए अब परिसीमन आयोग भी गठित कर दिया जाएगा और 2029 के लोकसभा चुनाव नए परिसीमन और बढ़ी हुई संख्या और 33% महिला आरक्षण के साथ हो, ऐसी व्यवस्था करने जा रही है सरकार। ये अभी चर्चा में है और कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर तमाम दूसरे दलों के नेताओं से भी मीटिंग्स की हैं। अभी कांग्रेस से उनकी मीटिंग बाकी है शायद, मतलब सर्वदलीय आम सहमति भी चल रही है। और ये होगा तो विधानसभा में भी सीटों की संख्या में परिवर्तन होगा। उत्तर प्रदेश की भी लोकसभा की सीटों में परिवर्तन होगा। हर तीसरी सीट पर 1/3 अगर आरक्षण होगा तो महिलाएं लड़ेंगी। बिल्कुल। तो ये भी कहा जा रहा है कि 80 के बजाय 120 हो सकती हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें। विधानसभा की भी इसी क्रम में जब धीरे धीरे बातें सामने आएंगी तो एक तो सीटें की संख्या बढ़ने की बात है, दूसरा इससे बिल्कुल। राजनीतिक समीकरण क्या बनेंगे, बिगड़ेंगे। देखिए, ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि महिलाओं को इस चुनावी राजनीति में यानी कि अन्य निचले पायदानों पर उनको मिला है, लेकिन राज्य की विधानसभाओं और संसद में यानी लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का कोई प्रोविजन नहीं था और इसकी मांग बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। यदि ऐसा कर देती है मोदी सरकार, एक बिल के जरिए वो 33% आरक्षण विधानसभाओं और संसद में देती है महिलाओं को, तो निश्चित रूप से ये एक माइलस्टोन डिसीजन होगा। इसके अन्य पहलू और हो सकते हैं जो इसके सामने बौने ही होंगे, अनुराग, मैं तो ये मानता हूँ। मसलन अब सीटें बढ़ाने की बात है कि 800 से ऊपर लोकसभा की सीटें हो जाएंगी, जो अभी 543 है। यूपी की जो 403 सीटों की विधानसभा है, उनकी संख्या भी काफी बढ़ जाएगी और उसमें 33% महिलाओं को तो आरक्षण मिलेगा ही। 600 के ऊपर यूपी की विधानसभा सीटें चली जाएंगी। आपको एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं मैं। लोकसभा में महिलाओं की जो संख्या है वो पूरे ओवरऑल 543 के सापेक्ष बहुत कम है। यूपी की विधानसभा में देखें यदि, तो यूपी की विधानसभा में भी यही हाल दिखता है। और यूपी से जो लोकसभा में महिलाएं गई हैं, भारतीय जनता पार्टी के 33 सांसदों में से एक महिला है। सिर्फ हेमा मालिनी। समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों में 5 हैं। तो अब जब इनको 33% आरक्षण मिल जाएगा तो 1/3 सीटों पर महिलाएं जीत के जाएंगी, तो वाकई में समाज का एक बहुत ही परिष्कृत रूप निकल के हमारे सामने आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। राजनीतिक नफा नुकसान की बात आपने पूछी। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि महिलाओं को एक खास वोट बैंक के तौर पर यदि किसी ने पोषित किया है, उनका पालन किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसके लिए चाहे ट्रिपल तलाक का बिल लाई हो या सेक्सुअल हैरेसमेंट का से संबंधित जो भी संशोधन किया जाना हो वो किया हो, ये सारे प्रावधान केंद्र की भाजपा सरकार पिछले 10-15 सालों में लेकर आई है। अब बात उठती है कि बिहार के इलेक्शन को यदि नज़ीर के तौर पर देखें तो महिलाओं को वहां भी चुनाव से पहले बहुत फीड किया गया है। हम मान लेते हैं कि ये चुनावी फायदे के लिए किया गया हो, लेकिन फायदा तो महिलाओं तक पहुंच रहा है ना। 5 साल के भले आखिरी चरण में पहुंच रहा हो, लेकिन कुल मिला के इसको बहुत नफा नुकसान के तराजू में तौलने के बजाय ये देखना चाहिए कि कितनी खूबसूरत विधानसभा और संसद होगी जब हर तीसरी सीट पर एक महिला प्रतिनिधि बैठी हुई। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, ये मतलब बहुत, और कोई ये आज का मुद्दा नहीं है। आप याद कीजिए कि यूपीए की सरकार हुआ करती थी, एक समय लगभग आम सहमति थी। बस मेरा ये जो राजनीतिक नफा नुकसान वाली बात थी, उसमें है क्या कि अभी उसमें आरक्षण को लेकर जो पिछली बार भी विवाद हुए थे, जो आपको याद होगा शरद यादव और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी उमा भारती वगैरह ने भी ये कहा था कि इसमें एक हॉरिजेंटल रिजर्वेशन ओबीसी महिलाओं के लिए होना चाहिए। क्योंकि अभी इस समाज की महिलाएं अभी उस तरह से राजनीति में आगे नहीं है। वो विवाद जोड़ पकड़ सकता है। दूसरा, अगर सीटों की संख्या बढ़ेगी तो हिंदी भाषी राज्य चूंकि ज्यादा आबादी वाले हैं, बिल्कुल, तो यहाँ पर 80 से 120 हो जाएगा। स्टालिन पहले ही विरोध कर चुके हैं बिल्कुल कि जो है हमारी जनसंख्या के आधार पर चूंकि अगर सीटों में बढ़ाएंगे तो वो अभी कैसे परिसीमन आएगा। वो तो साउथ के सारे जितने भी स्टेट हैं वो बोलते हैं लेकिन सीटों की संख्या बढ़ाने से जो बात आप कह रहे थे, ये जरूर महत्वपूर्ण है कि चुनावी राजनीति में, संसदीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी ही चाहिए। उससे ज्यादा व्यवस्था भी ज्यादा रोबस्ट, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होगी। और अनुराग, एक चीज और भी है कि जो साउथ के
सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने ये जरूर कहा है, और उनकी बात जायज भी है जायज कि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जितना रिफाइन मॉडल तैयार किया है और उनकी उन्होंने जनसंख्या पे नियंत्रण रखा है, तो इसकी उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल रिवार्ड मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो इसको देखेगी सरकार, मुझे ऐसा लगता है, देखना खैर ये चाहिए। प्रस्ताव आएगा, आगे बढ़ेगा तो इससे कुछ बातें निकलेंगी। देखिए, लेकिन सीढ़ी ये दर सीढ़ी सीढ़ी दर चढ़ना सीढ़ी। भी तो एक बात ये एक होती अच्छा है ना। कदम है। फिलहाल किसी भी प्रारंभिक चरण में आए, फिर जो इसमें कमी बेसी होगी राजनीतिक दलों को मिलकर दूर करना चाहिए। उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक दूसरी खबर की चर्चा करना चाहूँगा मनीष। जया प्रदा कल अपर्णा यादव से मिली थी, तब ये लगा था कि ये हो सकता है कि पहले की जान पहचान वाली मुलाकात हो, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से भी मिली हैं। बिल्कुल। तो क्या मतलब जया प्रदा फिर लौटना चाह रही हैं उत्तर प्रदेश से, और रामपुर से कई बार सांसद रह चुकी हैं। चर्चा तो ये भी हो रही है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि 2027 वाले विधानसभा चुनाव में ही उनको कुछ भूमिका दी जाए, संगठन में भूमिका देने की बात चल रही है। तो क्या देख रहे हैं आप जयप्रदा की वापसी को, मतलब इस तरह देखिए, से? जयप्रदा ने जरूर रामपुर में भाजपा का हाथ मजबूत किया, जो कि एक आजम खान का बहुत मजबूत किला था। लेकिन अब इसको इस तरीके से यदि जयप्रदा के चुनाव लड़ने से संबंधित मामले को देखा जाए तो इसमें मुझे ज़्यादा रस दिख नहीं रहा है अनुराग। इसलिए कि अव्वल तो जयप्रदा विधानसभा में आना नहीं चाहेंगे, नंबर वन। कभी रही भी नहीं। हाँ, कभी नहीं भी नहीं। दूसरा, लोकसभा के लिए अभी से टिकट के लिए कोई मारामारी करे, पैरवी करे, लोगों से मिले, ये भी संभव नहीं दिखाई पड़ता। अभी तो भैया 4 साल दूर है, अभी तो 2026 में 3 साल दूर है लोकसभा का चुनाव। तो एक कटसी मुलाकात हो सकती है। बीजेपी के अंदर संगठन में कोई पद उनको मिले ऐसा भी नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि स्टेट पॉलिटिक्स से तो बहुत ज्यादा उनका वास्ता है। एक और संभावना है मनीष की, हो सकता है राज्यसभा, चूंकि ऐसे के लोगों के लिए ज्यादा मुफीद होती है, हाँ, तो मुलाकातों का सिलसिला शायद राज्यसभा तक पहुंच जाए। लेकिन अभी चर्चा होता यही है कि चूंकि अब इसमें यह भी देखना होगा ना कि जयप्रदा को राज्यसभा भेजकर, जो कि अक्टूबर नवंबर में राज्यसभा का चुनाव यूपी में होगा और मार्च में विधानसभा के चुनाव होंगे, तो यदि भाजपा जयाप्रदा को राज्यसभा में भेजती है तो यूपी के विधानसभा चुनाव से उसका क्या फायदा? ये भी तो कोई भी फायदा नहीं है। हो सकता है किसी दूसरे स्टेट से किया जाए, एक अपनी पेशबंदी कर रही हो। लेकिन चर्चा तो हो ही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेश मित्र पोर्टल का एक अपडेटेड वर्जन 3.0 जारी कर दिए, आगाज किया आज उसको। ये मनीष है जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को बिजनेस में आसानी हो, इसके लिए किया गया है। और इसमें आप अगर कोई प्रपोजल वगैरह देते हैं निवेशकों को और उसको ट्रैक करते हैं, उसमें क्या आपत्तियां हैं, कहां तक वो आगे बढ़ा है, उसकी ज़्यादा ऑनलाइन और ज़्यादा पारदर्शी व्यवस्था के लिए है। और सीएम खिलाड़ियों का भी कुछ करेंगे। निवेश पोर्टल 3.0 का जो लॉन्च सीएम योगी ने किया है, ये बहुत अच्छा है कि एक क्लिक पे सारी सुविधाएं आपको मिल जाए। हालांकि ये बहुत पहले से भी कहा जाता रहा है। लेकिन डाउट क्या है मेरा अनुराग, अभिषेक प्रकाश वाला जो मामला हुआ ना, जिसमें साल भर वो सस्पेंड रहे और अब उनको बहाली मिली है, इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए क्या मैकेनिज्म सरकार तैयार करती है, ये भी बहुत दिलचस्प होगा देखना, और इसके लिए भी कुछ करना चाहिए। हाँ मनीष, सब हो तो ऑनलाइन टेंडरिंग वगैरह सब कुछ रहा होता है, लेकिन कितना पारदर्शी होता है, क्योंकि सब चीजें तो अफसरों के ही हाथ में होती है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं। लेकिन उसका खिलाड़ियों के सम्मान को लेकर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें रिंकू सिंह का भी नाम है अनुराग। रिंकू सिंह भी अब सरकार के, यूपी सरकार के कर्मचारी अधिकारी हो जाएंगे, उनको खेल अधिकारी बनाया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको अलग अलग पदों पर, जैसे कि डिप्टी एसपी सरकार बनाती है, जो एक लेवल के प्लेयर होते हैं। आमतौर पर अगर राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं तो उनको डिप्टी एसपी बनाती है। संभल के सीईओ अनुज चौधरी जो इतने नामी हैं, वो खुद इसी कोटे के बने हुए हैं। दूसरे वाले नामी हैं कुलदीप कुमार, वो भी इसी कोटे से आए हैं। बिल्कुल, जिन्होंने अभी कुछ ईद पे कहा था। तो इसमें काफी पैसे भी सरकार ने दिया है। हाँ, इसमें बस मनीष ये बात ये कहना चाहेंगे कि क्रिकेट तो काफी पैसों वाला खेल है। अगर उसमें खिलाड़ी ऊंचे स्तर तक पहुंच जाता है तो ये तो सरकार करती है, बाकी कुछ और खेल खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनको निश्चित तौर पर लाभ होता है, सुरक्षा मिलती है। तो ये अच्छा कदम है। बिल्कुल। प्रयागराज में जो कोल्ड स्टोरेज में हादसा हुआ था, उसका रेस्क्यू ऑपरेशन मनीष अभी भी जारी है। वो अंसार अहमद समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उनका कोल्ड स्टोरेज था, कहा जा रहा था बड़ी जर्जर हालत में था। उसके ढह जाने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। अभी भी कह रहे थे 20-25 लोग उसके नीचे थे। 14-15 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीएम योगी ने भी दुख जताया है हादसे पे, मुआवजे की घोषणा की है। पीएम ने भी दुख जताया है।
तो इस कोल्ड स्टोरेज में इस तरह के हादसे हो जाते हैं। कहा जा रहा है कि लंच टाइम था, इस वजह से हाँ। बहुत लोग वहाँ बाहर थे, वरना हादसा हाँ बिल्कुल, बहुत क्योंकि बड़ा आलू का सीजन भी सीजन है। अभी कोल्ड स्टोरेज पे बहुत दबाव भी है, तो ढेर सारे कर्मचारी वहाँ काम कर काम रहे होते करते हैं, हैं लेकिन और ये दैवीय कृपा ही है कि उसमें से ज़्यादातर ज़्यादातर कर्मचारी लंच के लिए बाहर थे। निकल आए। बिल्कुल तो बिल्कुल। कोल्ड स्टोरेज की इस फिटनेस तरीके मेंटेनेंस की बिल्डिंग पे थोड़ा इमारतों, इस तरीके के जो बड़ी इमारतें हैं, उनको एक बार सर्वे भी करा लेना करा चाहिए लेना कि चाहिए, कौन किस हालत में क्योंकि है। कोल्ड स्टोरेज में जब भी हादसे होते हैं बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और दुर्घटना की चर्चा कर देते हैं मनीष। वाराणसी में एक सिलेंडर फट गया, खाना पका रहे थे भाई बहन, उनकी मौत हो गई और आसपास के घर इतना ज़बरदस्त धमाका था कि उनमें दरारें पड़ गई, लोग बुला के बिल्कुल। भागे, बहुत मुश्किल से आग काबू में जा पाई। सहारनपुर में भी एक घटना हुई है जिसमें पुलिस कस्टडी में एक लड़की थी हाँ और उसके भाई ने उसका मेडिकल कराने के लिए पुलिस ले जा रही थी, वो गाड़ी में बैठी हुई थी, उसे पुलिस के सामने ही गोली मार दी। अरे ये तो प्रयागराज वाली घटना हो गई, जब हाँ। अतीक अहमद और अशरफ को पुलिस मेडिकल कराने के लिए अस्पताल अपनी कस्टडी में ले जा बस रही थी और दो बिल्कुल इस बदमाशों ने डिग्री उनको का ही मार दिया। फर्क है कि अतीक अहमद के मामले में आप कह सकते हैं ज्यादा फोर्स थी वहाँ, हाँ यहाँ चूंकि एक सामान्य मेडिकल जैसे होता है वैसे था। हाँ लड़की ने किसी के साथ शादी कर ली थी, भाई उससे नाराज था। लेकिन पुलिस को ये देखना चाहिए, मतलब कोई कितना भी सामान्य आदमी क्यों न हो, अगर आपकी कस्टडी में है तो कम से कम बिल्कुल। वहाँ तो सुरक्षित महसूस करना ही चाहिए। तो ये थी यूपी की सुर्खियाँ आज की। कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद, देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार।